हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। इससे पहले भी हमने कुछ 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इसी चैप्टर के ऑफ द टॉपिक मेंडलिज्म। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस इज़। सबसे पहले समझो कि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है। ये इस तरह का इनहेरिटेंस है जिसमें मेल और फीमेल में डिफरेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कुछ हार्मोन्स पे, जैसे कि एंड्रोजन या एस्ट्रोजन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बाल्डनेस। बाल्डनेस इज़ अ सेक्स इन्फ्लुएंट इनहेरिटेंस। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं आप देख सकते हो। जेनेटिक डिजीज़ है, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, ये सब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस नहीं है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाल्डनेस में क्या होता है कि मेन में बाल्डनेस के लिए जो जीन है वो डोमिनेंट जीन होता है। मतलब कि अगर उसका एक कॉपी भी प्रेजेंट है तो मेल में बाल्डनेस शो होगा, लेकिन फीमेल में वही जीन रिसेसिव कंडीशन में होगा तभी वर्क करेगा। मतलब अगर फीमेल में, सपोज करो कि फीमेल में उस जीन को हम कह रहे हैं स्मॉल आर, तो अगर स्मॉल आर का दो कंडीशन होगा, मतलब स्मॉल आर कंडीशन है, तभी फीमेल में बाल्डनेस होगी, जबकि मेल में अगर कैपिटल आर है तो बाल्डनेस होगा। समझ में आया? सेक्स इन्फ्लुएंट इनहेरिटेंस जो है मेल और फीमेल में डिफरेंटली बिहेव करता है। इसका एग्जाम्पल है बाल्डनेस। अगर मेल में ये डोमिनेंट कंडीशन में होता है तो बाल्डनेस कॉज करता है जीन, और फीमेल में बाल्डनेस कॉज करने के लिए सेम जीन का रिसेसिव कंडीशन में होना ज़रूरी है। क्लियर है? चलो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जीन्स वर फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड बाय। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए खुराना, बी वॉटसन, सी गाल्टन, डी मेंडल। मेंडल तो नहीं है क्योंकि उन्हें जीन के बारे में तो पता भी नहीं था। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ हरगोविंद खुराना। इन्होंने एंड अलॉन्ग विथ हिज कलीग्स इन्होंने सिंथेसाइज किया था फर्स्ट जीन जो कि कोड करता था यीस्ट के tRNA को इन द ईयर 1972। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 3, genetic variation cannot be effectively brought about by option A transduction, B mutation, C transformation and D amplification। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेरिएशन किस प्रोसेस से नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन प्रोसेस में एक कोई वायरस होता है जिसे जनरली बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वो अपने डीएनए को बैक्टीरिया में इंसर्ट करता है। ठीक है, उसका डीएनए जो है बैक्टीरिया में जाने के बाद रेप्लिकेट करेगा, इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ, या बहुत बार नहीं भी होता है, लेकिन बहुत सारे जो वायरस है वो बनते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, होस्ट बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर। फिर वो जब बैक्टीरिया का लाइसिस होता है, टूट जाता है, तो जो वायरस है बैक्टीरियोफेज है नया जो बना, उसके डीएनए में बैक्टीरिया का डीएनए भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फिर जब ऑफस्प्रिंग बैक्टीरियोफेज है, जब वो नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वो पुराने वाले बैक्टीरिया के डीएनए को नए बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है, जिससे कि जेनेटिक वेरिएशन आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी म्यूटेशन हमने पढ़ा है कि इट इज़ अ सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। कुछ सीक्वेंस में चेंज होता है जिसके वजह से वेरिएशन आता है। ऑब्वियसली है कि अगर जीन के सीक्वेंस में चेंजेस आएंगे तो प्रोटीन
में भी चेंज आएगा और एट द एंड फिनोटिपिक चेंजेस देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो एक बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम है, तो सारे बैक्टीरिया एक स्टेज पे तो होते नहीं हैं लाइफ के। कुछ बैक्टीरिया का डिसइंटीग्रेशन होता है और कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं। तो जो बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है ना, वो अपने डीएनए को एनवायरनमेंट में छोड़ देता है, मतलब बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसका डीएनए मीडियम में घूम रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू जो डेड बैक्टीरिया का डीएनए है उसे कोई ग्रोइंग बैक्टीरिया इनकॉर्पोरेट कर लेता है और उसके डीएनए में वो जाके जुड़ जाता है। तो भी यहाँ पे क्या होता है कि एक नई तरह का इन्फॉर्मेशन बनता है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जेनेटिक वेरिएशन में हेल्प करता है। ऑप्शन डी इज़ एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन क्या है? एम्प्लीफिकेशन एक ही जीन का मल्टीपल कॉपी बनाना इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ जीन इंक्रीज कर रहे हैं, ना कि वेरिएशन इंक्रीज कर रहे हैं। एक ही अगर जीन को हम बहुत सारा कॉपी बनाएंगे तो हो सकता है कि वही प्रोटीन उस जीन से जो बन रहा है प्रोटीन उसका अमाउंट बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज एम्प्लीफिकेशन। Question number 4. Phenotype of an organism is a result of option A mutation and linkage, B cytoplasmic effect and nutrition, C environmental changes and sexual dimorphism, D genotype and environmental interaction। ठीक है, देखो फिनोटाइप जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये जितने भी ऑप्शंस में दिए गए हैं टर्म्स सबसे अफेक्ट होता है, लेकिन हमें मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ जीनोटाइप एंड इन्वायरमेंटल इंटरैक्शन। जीनोटाइप जो है उसमें म्यूटेशन, लिंकेज, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इफेक्ट सब इंक्लूड हो गया। ठीक है, कि जीनोटाइप क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके जीन, उसके एलिल्स किस तरह का प्रोटीन बनाते हैं, ये एक बात हुई। दूसरी बात है एनवायरमेंटल इंटरैक्शन। देखो जीन तो प्रेजेंट है किसी के पास, मान लो कि हाइट लंबी है, उसके लिए उसके पास जीन प्रेजेंट है, बट अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है या वो जो चाइल्ड है वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ये एक एनवायरमेंटल इंटरैक्शंस हो गया। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5. द थ्योरी ऑफ रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट वॉज प्रपोज्ड बाय ऑप्शन ए सीवल राइट, बी हार्डी विनबर्ग, सी आर ए फिशर एंड डी मेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सीवल राइट। ये आपको याद कर लेना है। देखते हैं रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। देखो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम एलिलिक ड्रिफ्ट या राइट इफेक्ट भी कहते हैं, और इट इज़ अ सडन चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएंट, या हम कह सकते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन जो भी है पॉपुलेशन में उसमें सडन रैंडम चेंज आना जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। इसको एग्जांपल से समझो कि सपोज़ करो आप देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो एक पॉपुलेशन ऑफ एंट जिसमें कि रेड एंट है और ब्लैक एंट है। ठीक है, होती है ना काली चींटियाँ और लाल चींटियाँ। तो 50-50 या 500-500 इक्वल अमाउंट लेके चलते हैं हम। उनके पास क्या है, रेड एंट के पास कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, और ब्लैक वाली एंट का एलिल क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर। समझ में आया? मतलब अगर रेड एंट है तो रेडनेस के लिए उसके पास कैपिटल आर स्मॉल आर है, और ब्लैक एंट है तो उसके पास स्मॉल आर है। ध्यान से समझो प्लीज़। ठीक है, तो सपोज़ करो वो सड़क पे हैं और अचानक से क्या होता है, पानी आता है, बह जाती हैं आधी चींटियाँ। तो रेड वाली चींटियों का नंबर 500 से गिर के कितना हो गया, 200, और जो हमारी ब्लैक वाली चींटियाँ थी वो बाई चांस, जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस होता है मतलब रैंडम है, ऐसे कुछ डिसाइड करके नहीं होता है इसमें। तो ब्लैक वाली चींटियाँ बच गई, 500 की 500 बच गई, और रेड चींटियाँ कितनी हो गई, 200। तो हम देख सकते हैं कि एलिल का जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉपुलेशन में
चेंज हो गया, मतलब अब 200 ही कैपिटल आर वाला एल बचा है पॉपुलेशन में, बाकी के स्मॉल आर है। समझ में आया? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, सी विल राइट। क्वेश्चन नंबर 6, द विजुअल डिस्प्ले ऑफ क्रोमोसोम्स arranged by size, shape and binding pattern is called as. So options are A, syndrome, B, karyotype, C, metaphase stage and D, ploidy. देखो syndrome को हम सीरीज ऑफ डिजीज कह सकते हैं, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कैरियोटाइप, ठीक है। कैरियोटाइपिंग में क्या किया जाता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनको साइज, शेप और उनके बैंडिंग पैटर्न को ध्यान में रखकर एक एडियोग्राम बनाया जाता है। और आपने देखा होगा डायग्राम स्कूल के बुक में भी है, मतलब एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। इसमें क्या क्या सारे सेल्स के क्रोमोसोम को लिया जा सकता है? नहीं। जो सेल्स जनरली ह्यूमन कैरियोटाइपिंग में यूज़ हुए हैं, दैट आर WBC, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उन्हें ही लिया जाता है। जैसे कि WBC हो गया, जो बोन मैरो में सेल्स प्रेजेंट है वो हो गया, ठीक है, या एमनियोटिक फ्लूइड्स के सेल्स हैं उनको लिया जाता है। उसके बाद जब वो डिवाइड कर रहे होते हैं तो डिवीज़न को स्टॉप करने के लिए कॉल्चिसिन ऐड किया जाता है, और कॉल्चिसिन ऐड करते ही सेल मेटाफेज स्टेज में स्टॉप हो जाता है। फिर उसको स्टेन किया जाता है विद द जिम्सा डाई या कुछ और डाई से, जैसे कि क्विनाक्राइन डाई। इन सारे डाइस का नाम एनसीईआरटी में मेंशन है और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप याद रखो, ठीक है। इससे डाई करने के बाद फिर उसको चेक किया जाता है और फिर बाय पैटर्निंग करके अरेंज किया जाता है, ठीक है। और ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका भी एक टर्म है, दैट इज़ ईडियोग्राम, ठीक है। तो ईडियोग्राम क्या है? इट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरियोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, a condition where a certain gene is present in only a single copy in a diploid cell is called. देखो डिप्लॉइड सेल है, मतलब उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, लेकिन एक ही कॉपी ऑफ जीन प्रेजेंट है, ठीक है। सो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, होमोजाइगस, बी, हेमिजाइगस, सी, हेट्रोजाइगस एंड डी, मोनोगैमस। होमोजाइगस में तो 2 जीन प्रेजेंट होगा, सेम काइंड ऑफ, ठीक है। हेट्रोजाइगस में 2 जीन होगा लेकिन डिफरेंट होगा, डिफरेंट इन द सेंस एलिलिक डिफरेंस होगा उसमें, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज़ हेमिजाइगस। हेमिजाइगस वो कंडीशन होता है जिसमें कि 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन जीन एक ही होता है, मतलब उस जीन का एक ही एलील प्रेजेंट होता है। ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है? ऐसा एक्स लिंक्ड जीन मेल में जो कि प्रेजेंट है उसमें हम देख सकते हैं, जहाँ पे केवल एक ही क्रोमोसोम है, तो उस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहने वाले जीन भी एक ही तरह के होंगे ना। सो मेल में जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उस पर जो जीन्स होते हैं हम उसे हेमिजाइगस कंडीशन में इंक्लूड करते हैं। फीमेल में तो 2 एक्स कॉपी होता है तो हम उसे हेमिजाइगस कंडीशन में नहीं रखते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, अ चाइल्ड हैज़ single kidney since birth. This variation is known as. Option A, hybridization, B, negative meristic, C, blastogenic and D, substantive. सो एक एक करके देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, दोनों को बाउंड करके हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी, नेगेटिव मेरिस्टिक। मेरिस्टिक पहले समझो क्या है। मेरिस्टिक इज़ द चेंज इन नंबर ऑफ ए रिकरिंग पार्ट ऑफ एन एनिमल, मतलब कि जैसे कि डिजिट्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो किसी किसी में आप लोग देखे होंगे कि फिंगर्स जो होते हैं वो 6 होते हैं एक हाथ में, ठीक है। तो 6 डिजिट होते हैं इंस्टेड ऑफ 5, तो इट इज़ कॉल्ड मेरिस्टिक वेरिएशन। और नेगेटिव मेरिस्टिक वेरिएशन क्या होगा कि जब मेरिस्टिक वेरिएशन नेगेटिव सेंस में होगा, 5 की जगह अगर किसी के पास 4 ही डिजिट है
तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव मेरिस्टिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, नेगेटिव मेरिस्टिक। मतलब किडनी 2 होना चाहिए और किडनी क्या है, केवल एक ही है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव मेरिस्टिक। ऑप्शन सी क्या है, ब्लास्टोजेनिक। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन किसे कहते हैं, वो वेरिएशन जो जर्म्स सेल को अफेक्ट करते हैं। मतलब जर्म्स सेल में के डीएनए में जो वेरिएशंस होते हैं उन्हें ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन कहते हैं, और ऐसे वेरिएशन इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जर्म सेल में हुए हैं। देन को ऑप्शन डी देख लो, सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव वेरिएशंस होता है शेप, साइज या कलर में। कलर किसका, कलर ऑर्गेनिज्म का या उसके किसी बॉडी पार्ट के शेप में, साइज में या कलर में चेंजेस हो जाते हैं, उसे हम सब्सटेंटिव वेरिएशन कहते हैं। मतलब मदर, फादर और पूरे ख़ानदान में ब्लैक आइज़ है, लेकिन अगर बच्चे में ब्राउन आई या ब्लू आई आ जाता है तो वो एक तरह का सब्सटेंटिव वेरिएशन कहलाता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव मेरिस्टिक। Question number 9. Who coined the term gene? Option A. Johansen, B. Watson, C. Morgan and D. Williamson. So the correct answer is option A, that is Johansen. He was a botanist, वो भी डैनिश botanist थे। इन्होंने जीन टर्म दिया था इन द 1909 में। जीन टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीनोस। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीन किससे डिराइव्ड हुआ है, ग्रीक वर्ड जीनोस से, जिसका मतलब होता है बर्थ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10. जीन्स एग्जिबिटिंग मल्टीपल इफेक्ट्स आर नोन एज। ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, बी लियोट्रोपिक जीन, सी सिस्ट्रॉन्स एंड डी ज़्यूडोजेंस। ओके, सो ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं, वैसे जीन्स जो एक ही फिनोटिपिक ट्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए इंटरैक्ट कर रहे हों, दैट इज़ 2 or more than 2 genes that interact and involve in certain specific pathway to produce a certain specific phenotype. They are called complementary genes. And option B, pleiotropic genes that affect the multiple trait. तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया कि मल्टीपल इफेक्ट लियोट्रोपिक जीन्स शो करते हैं। लियोट्रोपिक जो है, लियोट्रोपी वर्ड से लिया गया, एंड ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी। तो लियोट्रोपिक जीन्स जो हैं वो मल्टीपल इफेक्ट शो करते हैं। सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन इट इज़ अ segment of DNA that code for certain functional units such as enzymes और प्रोटीन। मतलब DNA का वो पार्ट जो प्रोटीन के लिए कोड करता है हम उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं, और DNA का वो पार्ट जो प्रोटीन नहीं बना पाता है लेकिन जीन की तरह दिखता है उसे हम कहते हैं ज़्यूडोजीन्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Question number 11. Which one of the following does not cause variation? Option A meiosis, B cloning, C recombination, D mutation. So ये क्वेश्चन का आंसर तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, और मियोसिस में रैंडमली सेग्रीगेशन होता है, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन इज़ अ वेरिएशन कॉजिंग प्रोसेस। ऑप्शन बी इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग का क्या मतलब होता है, कॉपी बनाना, एग्जैक्ट कॉपी बनाना, और अगर कोई चीज़ एग्जैक्ट कॉपी हो रही है तो वेरिएशन कहाँ से आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लोनिंग। सी रिकॉम्बिनेशन, दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर क्रिएट वेरिएशन, एंड म्यूटेशन से भी जीन के न्यूक्लियोटाइड में कुछ चेंजेस होते हैं जिससे कि वेरिएशन आता है। तो सही आंसर है क्लोनिंग। Question number 12. Extranuclear inheritance is a consequence of presence of gene in. So extranuclear inheritance is caused by the extranuclear DNA, और extranuclear DNA कहाँ प्रेजेंट होता है या extranuclear जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, यही पूछा जा रहा है। न्यूक्लियर डीएनए तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट
जब हम यूकैरियोटिक इवोल्यूशन पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स का इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पढ़ा होता है कि ये बहुत पहले इवोल्यूशन के टाइम पे क्या थे, बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो बैक्टीरिया थे तो उनके पास क्या है, उनका डीएनए है, और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, उनके पास डीएनए होते हैं। उस डीएनए को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, और उस डीएनए से जो कैरेक्टर पास डाउन होते हैं थ्रू आउट द जनरेशन उसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ जीन हैज़ 4 एलील्स द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड जीनोटाइप इज। तो अगर किसी जीन के पास 4 एलील है तो कितने टाइप के एक्सपेक्टेड जीनोटाइप हैं? ऑप्शन ए 6, बी 10, सी 12, डी 20। तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपली, अगर मान लो कि 2 एलील है तो आपको जीनोटाइप निकालना है 1 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो जीनोटाइप कितना हो गया, 3 तरह का। अगर 3 एलील के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको करना है 1 + 2 + 3, कितना हो जाएगा 6। और हमारे पास क्या है, 4 एलील, तो हम कैसे जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10। तो टोटल हमारे पास जीनोटाइप आएगा 10। समझ में आया? तो जितना भी एलील दिया गया है सारे नंबर को जोड़ो। अगर 2 है तो 1 + 2, 3 है तो 1 + 2 + 3, 4 है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 4, तो टोटल हो गया हमारे पास 10 टाइप ऑफ जीनोटाइप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ X-linked dominant inheritance, X-linked recessive inheritance, C autosomal recessive inheritance and D Y-linked dominant inheritance। तो ये याद करने वाली चीज़ है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, X-linked recessive inheritance। X-linked recessive inheritance किस तरह का इनहेरिटेंस होता है, ये जनरली मेल के थ्रू इनहेरिट होता है। मतलब कि फीमेल में तो 2 कॉपी होता है ना एक्स का, तो अगर एक रिसेसिव है तो फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी। लेकिन मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल में अगर वो जीन म्यूटेटेड है, मतलब जीन रिसेसिव कंडीशन में है, तो ड्यूशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी विजिबल होगा और पर्सन को ये डिजीज़ होगी। समझ में आया? इजी है। देखो मेल में ज़्यादातर यही देखा गया है, क्योंकि फीमेल में होने के लिए दोनों कॉपी रिसेसिव कंडीशन में होना चाहिए, लेकिन मेल में तो एक ही कॉपी होता है। तो रिसेसिव कंडीशन अगर मेल में है तो मेल को डिजीज़ होगा। क्लियर है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस मेल में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि मेल एक ही कॉपी रखता है एक्स क्रोमोसोम का, और अगर एक्स क्रोमोसोम में वो जीन रिसेसिव कंडीशन में है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस फॉलो होगा। क्लियर? चलो, अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर से एक बार बता दूँ, ड्यूशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस मेल में ही देखा गया है ज़्यादातर। फीमेल में होने के लिए उसको 2 कॉपी में होना ज़रूरी है, जो कि बहुत रेयर चांस होता है। तो अब बताओ, मेल को ये डिज़ीज़ फादर से होगी या मदर से होगी? फादर से नहीं होगी, मदर से होने की चांसेस है, क्योंकि फादर से तो बॉय को वाई क्रोमोसोम आता है, ठीक है, और मदर से एक्स क्रोमोसोम आता है। तो हमेशा एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस अगर मेल में होता है तो वो डिजीज़ पास डाउन किसके थ्रू हुआ है, मदर के थ्रू हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी ब्लड ग्रुप शोज ऑप्शन ए कोडोमिनेंस, बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड डी लियोट्रोपिक इनहेरिटेंस। सो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में ए एलिल कोडोमिनेंस होता है विद द बी एलिल, वेयर एज ओ एलिल रिसेसिव होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कोडोमिनेंस। ठीक, ए बी ब्लड ग्रुप जिस भी पर्सन का होता है, ठीक है, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें
दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, मतलब एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा, एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगा, लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, लीफ कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो जो मिराबिलिस जलापा प्लांट है उसका लीफ कलर किस टाइप का इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, बी मेंडेलियन इनहेरिटेंस, सी केमिकल इनहेरिटेंस एंड डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज अ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, मेंडल का जो इनहेरिटेंस था वो न्यूक्लियर डीएनए पे बेस्ड था, जबकि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए पे बेस्ड है। ठीक है, सो जो मिराबिलिस जलापा है उसके लिप्स का कलर होता है 3 तरह का, ग्रीन, वाइट एंड वैरीगेटेड, और ये पास डाउन होता है थ्रू द प्लास्टिड डीएनए, इसलिए हम इसे प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल भी मानते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 17, mutation is more common when it is present in option A recessive condition, B dominant condition, C constant in population and D none of the above. So देखो म्यूटेशन मोर कॉमनली किसी भी पॉपुलेशन में कब दिखेगा? जब वो ज़्यादा नंबर में होगा। ठीक, रिसेसिव कंडीशन अगर कोई जीन का है तो उसके होने के चांसेस कम है, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव जीन खुद को एक्सप्रेस करता है और होमोजाइगोसिटी 25% किसी भी पॉपुलेशन में होती है। ठीक है, 25% के अराउंड। हेट्रोजाइगोसिटी ज़्यादा होती है, और हेट्रोजाइगस अगर कोई कंडीशन में जीन शो करना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए? डोमिनेंट कंडीशन होना चाहिए। मतलब डोमिनेंट जीन जो होते हैं अगर उनमें म्यूटेशन होता है तो हमें देखने को ज़्यादा मिलता है पॉपुलेशन में। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, वॉल्टर स्टोन इज फेमस फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑप्शन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग, बी टोटीपोटेंसी, सी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड डी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो द करेक्ट आंसर इज क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हम किसे कहते हैं? सो वो जीन्स वो कैरेक्टर जो कि मल्टीपल जीन्स से कंट्रोल्ड होता है उसे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं, जैसे कि कलर हो गया स्किन का। ठीक है, सो उसे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, चेंज इन द नंबर ऑफ बॉडी पार्ट इज़ नोन एज, अभी हमने देखा था मेरिस्टिक वेरिएशन कहलाता है कि अगर 5 डिजिट से 6 डिजिट हो जाए या 5 डिजिट से 4 डिजिट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टिक वेरिएशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय ऑप्शन ए बैक क्रॉस, बी टेस्ट क्रॉस, सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डी डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? ये मेंडल का सेकेंड लॉ था और इसके अकॉर्डिंग एलिल्स फ्रॉम डिफरेंट जीन्स आर सॉर्टेड इनटू गैमेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब सीड के शेप का जो एलिल है वो सीड के कलर के एलिल से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा। ठीक है, मतलब सीड का शेप रिंकल होगा या नहीं होगा ये बिल्कुल डिटरमाइन नहीं करता है बाय द सीड का कलर। समझ में आया? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जिसके लिए मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अनदर 20 क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।